वेलकम टू थर्ड यूनिट ऑफ फिजिक्स क्लास 9। यहाँ हम लोग फोर्स के बारे में बात कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग मेजरमेंट एंड मोशन में बहुत सारी बातें कर चुके हैं। मेजरमेंट क्या होता है, ठीक है, उसको कैसे यूनिट क्या होता है, उसके बारे में मोशन में हम लोग डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, उसका यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, सबके बारे में, इक्वेशंस ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन के बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, वहाँ से एक्सीलरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रहेगा यहाँ पे। चलो अभी हम लोग समझते हैं फोर्स के बारे में। तो फोर्स को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ जो आपके डेली लाइफ का है। अक्सर बच्चे फिजिक्स को समझने में इसलिए डर लगता है उनको, ठीक है, क्योंकि वो इसको डे टू डे लाइफ से रिलेट ही नहीं कर लेते हैं। ठीक है, तो हम वही कर रहे हैं। आपको इसको डे टू डे लाइफ में रिलेट करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। और वो एग्जांपल क्या है, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डोर। तो जब हमको मान लीजिए क्लोज करना रहता है डोर को, ठीक है, डोर को बंद करना रहता है, तो हम ऐसे करके खींचते हैं उसको अपने तरफ, यानी क्या करते हैं, पुल करते हैं। ठीक है, खींचते हैं, सॉरी, क्लोज करना रहता है तब पुल करते हैं। और जब हम लोगों को, ठीक है, पुल करने का सिंपली मतलब है कि हमको बॉडी को मूव करना पड़ता है। पुल करने का क्या मतलब है, बॉडी को मूव करना है। अगर हमको दरवाजे को बंद करना है, खोल करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको मूव करते हैं। तो जब हम लोग क्लोज करना चाहते हैं तो हम पुल करते हैं। वही ओपन करना चाहते हैं, अगर खोलते हैं तो उसको क्या करते हैं, धकेलते हैं, यानी पुश करते हैं। तो ओपन करने में पुश करते हैं। अब ये पुश और पुल एक साथ ही क्या कहलाता है, फोर्स। अगर पुश या पुल करे किसी बॉडी को तो इसी को कहा जाता है फोर्स। ठीक है, ये आपको 5th क्लास में शायद पढ़े होंगे। 5th क्लास में सबसे पहले बार फोर्स इंट्रोड्यूस किया था। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में फोर्स बोले तो क्या है, ठीक है, अभी बहुत बार हम लोग इसको चेंज करेंगे। हम लोग के लेवल तक लाने के लिए मैं धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। फोर्स को सिंपली कह सकते हैं कि फोर्स इज पुश और पुल ऑफ ऑन, पुश और पुल ऑन एनी बॉडी। किसी बॉडी पे अगर पुश और पुल करें तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है फोर्स। जैसे इस दरवाजे पे अभी डोर जो है उस पर पुश और पुल करे तो वो क्या कहलाता है, फोर्स। अगेन यहाँ पे डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फोर्स का डायरेक्शन होता है या नहीं, क्योंकि हमको यहाँ पे जाना पड़ेगा कि फोर्स जो है वो स्केलर है या वेक्टर है। ठीक है, तो ये चीज़ जाना पड़ेगा हमको कि फोर्स का डायरेक्शन होना चाहिए या नहीं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फोर्स का डायरेक्शन। देखिए, अगर आपको गेट खोलना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, आपको धकेलना पड़ेगा अंदर की तरफ। गेट को जनरली उस गेट का बात कर रहा हूँ जो हम लोग के घर में होता है, तो उसको जनरली आपको क्या करना पड़ेगा, धकेलना पड़ेगा। आप ऊपर की तरफ फोर्स नहीं लगा सकते या नीचे की तरफ फोर्स नहीं लगा सकते। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपको लगाना पड़ेगा फोर्स। उसी तरह से बंद करना है तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। ऐसा नहीं कि इधर भी इधर धकेल देंगे तो आपका गेट खुल जाएगा। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है फोर्स का। तो यस, फोर्स हैज अ डायरेक्शन, फोर्स हैज अ डायरेक्शन। उसका डायरेक्शन क्या होता है, तो उस डायरेक्शन में जिसमें अप्लाई किया जाता है उसको अगर नॉर्थ के डायरेक्शन में अप्लाई करें, ऊपर की तरफ नॉर्थ हो जाएगा, नीचे की तरफ तो साउथ हो जाएगा, इधर लेफ्ट में तो ईस्ट हो जाएगा। ठीक है, हम लोग अपना राइट में कर रहे हैं तो ईस्ट हो जाएगा, लेफ्ट में तो वेस्ट हो जाएगा। यही डायरेक्शन जो पहले से हम लोग कन्वेंशन मानते आ रहे हैं वही है। ओके, अब बात ये आता है, कोई बच्चे पुश और पुल तो समझ जाते हैं कि जैसे खोल रहे हैं तो धकेलना, ठीक है, खोलना है तो धकेलना और बंद करना है तो खींचना, पर इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। डिफाइन करने का मतलब कि इंग्लिश के वर्ड में नहीं रख सकते। देखिए, आसानी से आप रख सकते हैं। अगर आपको पुश कोई बोल रहा है, ठीक है, तो उस पुश का क्या मतलब है, तो पुश का मतलब है कि फोर्स अप्लाई करना, जिससे क्या हो, हमारे एक फोर्स अप्लाई करना। यहाँ पे जैसे गेट से जोड़ी ओपन करना है मतलब दूर भेज रहे, ठीक है, पुश करे, पुश मतलब दूर करना। तो पुश सिंपली मीन्स अ फोर्स अवे फ्रॉम बॉडी, ए फोर्स अवे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट से अगर दूर लगा रहे हैं, जैसे अपने आप से हम एक फोर्स लगाए जो अपना आप से दूर से लगाए, ठीक है, हम इधर थे और फोर्स इधर लगाए इधर, तो अपना आप से अवे लगाए, दूर लगाए, तो वो क्या हो गया, पुश। और पुल क्या हो जाएगा, पुल में हम खींचते हैं, अपने तरफ लाते हैं। तो अ फोर्स टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, अ फोर्स टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट, जब अपने तरफ खींचते हैं तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पुल। इसी तरह से फोर्स बहुत जगह है, फोर्स सिर्फ पुश पुल में नहीं है। तो फोर्स कैन बी सीन, फोर्स को देखा जा सकता है। वैसे क्या फोर्स को देखा जा सकता है, नहीं, फोर्स कैन नॉट बी सीन। पहला बात तो ये, फोर्स को देखा नहीं जा सकता है। तो कैसे समझेंगे कि यहाँ फोर्स है या नहीं, तो उसके लिए उसके इफेक्ट को देखेंगे। क्या चीज, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो वो इफेक्ट ऑफ फोर्स जल्दी पढ़ने वाला है। उससे पहले देखिए कि फोर्स के इफेक्ट को बहुत जगह देखा जा सकता है। फोर्स का बहुत सारा रूप होता है और हमारे डेली लाइफ में यूज भी होता है। जैसे कि एक है पुशिंग है, पुलिंग है, लिफ्टिंग है, कोई चीज़ को हमको उठाना रहता है ऊपर की तरफ, ठीक है, या गिराना रहता है उसमें, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेच, किसी चीज़ को खींचना है, ठीक, उसमें किसी चीज़ को ट्विस्ट करना है, जैसे कपड़े को ट्विस्ट करना रहता है, मोड़ना रहता है, उसमें किसी चीज़ को दाबना रहता है। मान लीजिए घर में ही जो मम्मी है वो आटे को दाबती है और उसको बेलन से बेलती है, वो भी क्या है, एक तरह का फोर्स भी है, वहाँ पे वो फोर्स ही अप्लाई कर रही है। ठीक है, तो फोर्स हर जगह यूज होता है आपके डेली लाइफ में। मुझे ये इंट्रोड्यूस करना था फोर्स के बारे में। अब चलिए इसके बारे में आप थोड़ा सा फोर्स के बारे में समझ गए, तो अब देखते हैं कि क्या फोर्स को हम लोग देख तो नहीं सकते हैं, तो कैसे उसको जानेंगे, तो उसके इफेक्ट्स है। उसी तरह से जैसे एयर को नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसका वो अगर बहते रहता है, वो पत्ते को हिलाते रहता है, जो पेपर है उस चीज़ को हटा देता है, डिस्प्लेस कर देता है, तो हम लोग समझते हैं कि वहाँ एयर है। उसी तरह से इफेक्ट को देख सकते हैं।
ठीक है। तो फोर्स को कैसे पहचानेंगे, तो फोर्स कैन बी आइडेंटिफाइड, फोर्स को पहचाना जा सकता है कैसे, तो बाय इट्स इफेक्ट। अब क्या क्या इफेक्ट है, तो इसको आप डेली लाइफ से देख सकते हैं, जब 8 में ही भी आप पढ़े हैं। तो इसको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल से, एक एग्जांपल से आपको सब कुछ दिखाता हूँ। मान लीजिए एक फुटबॉल का कोर्ट है, ठीक है, एक फुटबॉल का ग्राउंड है, उस फुटबॉल के ग्राउंड में गेम हो रहा है, और उस फुटबॉल के ग्राउंड में फुटबॉल यहाँ है, प्लेयर्स सब भी हैं, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, ठीक है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं, वो खेल रहे हैं। देखिए ये फुटबॉल था रेस्ट में, कैसा था, रेस्ट में। इसको ये आगे अगर मारता है तो ये क्या हो जाएगा, मोशन में। तो पहला इफेक्ट यही है, यहाँ क्या किया, वो उसको मारा, ठीक है, एक तरह से बोल सकते हैं अपने से दूर ले गया उसको, तो क्या किया, पुश किया। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है, फोर्स के कारण क्या हो सकता है, वो मोशन में आ गया। तो फोर्स कैन सेट अ बॉडी इन मोशन, फोर्स कैन सेट अ बॉडी इन मोशन, अगर वो रेस्ट में है तो मोशन में ला सकता है। ओके, उसके बाद इधर का जो अपोनेंट था इधर आ रहा था, तो ये अपोनेंट जाके उस पर पैर रख दिया, ठीक है, वही तो एक तरह का फोर्स ही लगाया, तो वो क्या हो गया, रुक गया, तो वो भी एक फोर्स लगाया, ठीक है। वो कैसा, दबाने वाला फोर्स, प्रेस किया उसको, तो फोर्स, हाँ बहुत सारा फोर्स होता है, पुश होता है, पुल होता है, लिफ्ट होता है, प्रेस होता है, स्ट्रेच होता है, ट्विस्ट होता है, बहुत सारा। प्रेस वो वाला नहीं, प्रेसिंग मतलब, ठीक है। उसके बाद फोर्स कैन स्टॉप अ बॉडी, क्या कर सकता है, स्टॉप कर सकता है, एक स्टॉप ए मूविंग बॉडी, किसी मूविंग बॉडी को। और क्या कर सकते हैं, तो देखिए अब इधर से आ रहा था, अब ये वो अपोनेंट है, तो ये क्या करेगा, ये इस फुटबॉल को जब ये यहाँ आएगा तो इसको फिर से ये मारेगा इधर की तरफ, मतलब अभी आ रहा था इसके तरफ, ठीक है। अगर हम एक सपोज करें तो ये थोड़ा सा ये आ रहा था मान लीजिए साउथ की तरफ, ये अगेन इसको किस तरफ कर देगा, नॉर्थ की तरफ, मतलब इसका डायरेक्शन भी बदल सकता है, ठीक है। तो फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ ए बॉडी, फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। और कुछ कर सकता है कि बहुत कुछ कर सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग लिख लेते हैं अगेन। अब ये अगर मान लीजिए मोटा तजा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको जोर से मारेगा। तो ज़्यादा फोर्स का क्या मतलब है कि ये जिस स्पीड से आया था उससे ज़्यादा स्पीड से जाएगा, ठीक है। अगर हम ज़्यादा फोर्स लगा देते हैं तो क्या होता है, स्पीड बढ़ जाएगा उसका, तो स्पीड को भी चेंज कर सकता है, ठीक है। अगेन फिर ये रोक सकता है तो स्पीड घट भी सकता है। तो फोर्स कैन चेंज स्पीड, स्पीड चेंज करने का मतलब इंक्रीज और डिक्रीज, तो फोर्स कैन चेंज स्पीड ऑफ ए बॉडी, ठीक है। और क्या कर सकता है, ठीक है, तो उसके साथ साथ शेप साइज भी बदल सकता है। मान लीजिए इतना कस के फोर्स लगाया या ऐसा किया, इसको फुटबॉल में भी एग्जांपल में देख सकते हैं, जब इसको मारते हैं तो थोड़ा सा दब जाता है, अगर हवा कम है तो वो भी क्या है, फोर्स के कारण शेप और साइज भी बदल जाता है। या आपको इसको अच्छे से इस एग्जांपल को समझना है तो अपने घर में जो आटा गुहाते रहता है, नीडिंग होता रहता है, वहाँ देखिए, वहाँ पे क्या करते हैं, जब आटा गूंथते हैं कभी गोला बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं, कभी बेलन से रोटी का आकार दे देते हैं, तो फोर्स कैन, वहाँ भी फोर्स लगता है, तो फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ ए बॉडी, चेंज कर सकता है शेप और साइज किसी बॉडी का। तो ये आपको मैंने एक ही एग्जांपल से सब कुछ समझा दिया उसके इफेक्ट ऑफ इफेक्ट का। अगेन और बहुत सारा एग्जांपल है, आप बाइसिकल का ले सकते हैं, मोटरसाइकिल का ले सकते हैं, लेकिन मैं उतना में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो क्लास 8 में ही पढ़ाया जाता है फोर्स के बारे में डिटेल में, ठीक है। ओके, अब हम लोग को क्या पढ़ना है, अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि क्या फोर्स हमेशा कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है, कि अगर फोर्स हमेशा अप्लाई कर रहा है तो वो क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करता है कि नहीं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है वो है कि कैन फोर्स ऑलवेज प्रोड्यूस एन इफेक्ट, कोई फोर्स जो है वो हमेशा इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, ऑलवेज प्रोड्यूस एन इफेक्ट। तो आपको लग रहा होगा हाँ फोर्स है तो इफेक्ट प्रोड्यूस कर ही सकता है। तो मैं आपको इसके लिए सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ, आप जाके अपने दीवार को धकेलने का कोशिश कीजिए, वहाँ फोर्स लगा रहे कि नहीं लगा रहे, हाँ लगा रहे, तो क्या आपका फोर्स इफेक्टिव है, क्या आप उस दीवार को धकेलने में या उसको अपने तरफ खींचने में सक्षम है, नहीं है, तो वहाँ पे फोर्स नहीं लगा रहे क्या, जी हाँ लगा तो रहे हैं फोर्स, ठीक है। तो इसका क्या मतलब निकलता है, इसका मतलब निकलता है कि हमेशा फोर्स को इफेक्ट दिखाए जरूरी नहीं है, ठीक है। फोर्स या तो इफेक्ट दिखा सकता है और या तो इफेक्ट नहीं भी दिखा सकता है, ठीक है। तो ऐसा क्या चीज़ है जो वहाँ पे उसको रोक दिया, उसके बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से कि फोर्स इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय फोर्स, फोर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक कहा जाता है बैलेंस्ड फोर्स और एक कहा जाता है अनबैलेंस्ड फोर्स। एक को क्या बोलते हैं, बैलेंस्ड, नाम से पता चलेगा आपको बैलेंस किसको बोलेंगे, और एक को बोलते हैं अनबैलेंस्ड। अगेन ये कैटेगरी किस हिसाब से किया गया है कि फोर्स को इफेक्ट प्रोड्यूस कर पा रहा है या नहीं। अब अनबैलेंस्ड फोर्स किसको बोलेंगे, तो बैलेंस फोर्स वो फोर्स है जिसके कारण कोई मोशन, इफेक्टिव मोशन नहीं हो पाता है, अगर जिस स्टेट में है उसी स्टेट में रह जाता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं, पहले बैलेंस फोर्स तब अनबैलेंस फोर्स, दोनों का एक डिफरेंस भी देख लेंगे, ठीक है। अब इस बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के लिए एक वर्ड यूज बार किया जाता है, वो है रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। रिजल्टेंट नाम से आपको पता चल रहा होगा, रिजल्टेंट या नेट। तो पहले मैं इसी को डिस्कस कर लेता हूँ, क्या है रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स जो होता है वो होता है कि जितना किसी बॉडी पे जितना फोर्स लग रहा है, मान लीजिए ये एक दीवार है, ठीक है, या ये टग ऑफ वार आप देखे होंगे। टग ऑफ वार मतलब सिंपली एक गेम है जिसमें इधर से भी रस्सी को खींचते रहता है, कुछ
खींचते रहता है और इधर से भी। तो इसमें आप देखिए इधर से भी खींच रहा है और इधर से भी खींच रहा है, ठीक है, मतलब इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, लेकिन वहाँ मूव नहीं करते रहता, आपको फिगर भी दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स है इधर का और इधर का वो कितना है, 0। तो अगर सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस, सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस, सारे फोर्सेस का सम ऑफ ऑल फोर्सेस वो 0 हो, ठीक है, इज 0 ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पे, जहाँ जैसे यहाँ पे रोप पे, रस्सी पे, ठीक है, 0, देन द फोर्स इज, देन द रिजल्टेंट फोर्स, सम टोटल ऑफ ऑल द फोर्सेस इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स, ठीक है। नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स किसको बोलते हैं, कि कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, चारों तरफ से, उसको आप सम कर दीजिए। ऑफ कोर्स ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर, तो उसको ऐसे ही नहीं सिंपली नहीं जोड़ घटा करेंगे, उसके लिए स्पेशल रूल लगेगा जो हम लोग पढ़े हुए हैं वेक्टर्स का, ट्रायंगल हो, पैरेललोग्राम, वो लगेगा। पर यहाँ आप सिंपली समझ सकते हैं कि रिजल्टेंट या नेट, नाम से ही पता चला है पूरा रिजल्ट में क्या आएगा, नेट क्या आएगा, टोटल क्या आएगा। तो टोटल मतलब तो सम कर दीजिए आप टोटल किसका, सारे फोर्स का, ठीक है, किस पे, किसी बॉडी के, ऑन ए बॉडी, उसी को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। उम्मीद है आप रिजल्टेंट फोर्स को समझ गए। अब बैलेंस फोर्स का मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि हमारे पास ये दीवार का ही, ये दीवार है मेरे रूम में, और ये दीवार को मैं धकेलने जाता हूँ, ये क्यों नहीं आगे की तरफ या पीछे की तरफ मेरी तरफ घिंचाया, क्योंकि इस पर और फोर्स लग रहा है। एक फोर्स इसको नीचे ग्रेविटी, इसका जो वेट है उसके कारण, वो वेट भी एक फोर्स होता है, इसके बारे में हम लोग ग्रेविटी में बात करेंगे। तो एक वेट है इसका, या आप बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम तो सुने होंगे, जो अर्थ अपने तरफ खींचता है। तो एक फोर्स इधर लग रहा है, यहाँ भी एक फोर्स है। एक फ्रिक्शन का फोर्स हमेशा इंटरप्ले में रहता है। फ्रिक्शन समझते होंगे कि जब भी कोई बॉडी मोशन में रहता है तब एक फोर्स लगता है उसके जस्ट अगेंस्ट, उसी को फ्रिक्शन बोलते हैं। अगेन जब रेस्ट में रहता है तभी एक फोर्स लगता रहता है, उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। इसको आप 8 में पढ़े ही होंगे। तो एक फ्रिक्शन का फोर्स लगते रहता है। तो एक फ्रिक्शन का फोर्स होगा, ठीक है, जो इसको रोकेगा मूवमेंट में। एक नीचे की तरफ फोर्स है, ठीक है, और एक हम धकेल रहे हैं इधर, वो फोर्स है। तो इतना फोर्स होने के बावजूद भी ये मूव नहीं कर रहा है, मतलब इसका जो नेट फोर्स है वो कितना है, 0। इसको और आप सिंपल एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए एक किताब रखा हुआ है एक टेबल पे, ये एक टेबल है और इस टेबल पे क्या रखा हुआ है, एक किताब रखा हुआ है। अब ये किताब जो है, इस पे देखते हैं इस किताब पे, इस टेबल पे कितना फोर्सेस लग रहा है, ठीक है। ये किताब है, अब इस किताब पे एक फोर्स तो इसका वेट लग रहा होगा, इसका वेट एक फोर्स है, ठीक है। अगेन एक क्या लग रहा है, अगर हम पुश कर रहे हैं इस टेबल को, हम लोग क्या करें, टेबल आपको हम लोग जब साफ सफाई करते हैं तो हम लोग पुश या पुल करते हैं। तो मान लीजिए इसको हम पुश कर रहे हैं, इधर की तरफ धकेल रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। तो एक हमारा फोर्स है यहाँ जो पुश का है, धकेलने का, और एक इसके अगेंस्ट में एक फ्रिक्शन लगेगा। क्या लगेगा, एक फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन क्या होता है, एक फोर्स जो मोशन के अगेंस्ट हो। अगेन आपको नहीं पता तो आप 8 का लेक्चर देख सकते हैं। तो एक फोर्स होता है जो अगेंस्ट लगता है, यहाँ फ्रिक्शन। अब यहाँ जितना वेट होता है उसके ऊपर भी एक फोर्स हमेशा लगता है, इसको बैलेंस करने के लिए। इसको हम लोग जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग देखेंगे, थर्ड इक्वेशन यही बोलता है, ये थर्ड मोशन जो लॉ है मोशन का, वो यही बोलता है कि जितने एक्शन होते हैं सबके रिएक्शन होते हैं, मतलब जितना फोर्स इधर लगता है उसका पॉजिटिव फोर्स लगता है। यहाँ आप क्या देख रहे हैं, 4 फोर्स लग रहा है, 4 फोर्सेस, बट इफेक्ट क्या है, बट इफेक्ट इज 0, ठीक है, इफेक्ट इज 0। इफेक्ट 0 क्या है, क्यों है, क्योंकि नेट फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स जो है वो क्या है, 0। तो यही है बैलेंस्ड फोर्स का डिफिनीशन। बैलेंस्ड फोर्स किसको बोलते हैं, तो इफ द रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स जो है उससे कोई भी इफेक्ट प्रोड्यूस ना हो, ठीक है, बॉडी ना ही मोशन में आ जाए, ना ही उस पर कुछ हो, ना ही वो रेस्ट से मोशन में आ जाए या मोशन से रेस्ट में चला जाए, ना ही डायरेक्शन बदल सके, तो कुछ नहीं, तो वो फोर्स क्या कहलाता है, वो कहलाता है बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अगेन बैलेंस्ड फोर्स मोशन तो नहीं प्रोड्यूस कर सकता या रेस्ट नहीं, ऐसा इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, पर शेप साइज बदल सकता है, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स का पहले हम लोग एक डिफिनीशन दे देते हैं कि बैलेंस फोर्स इज ए फोर्स व्हिच रिजल्टेंट इज 0। बैलेंस फोर्स कब बोलेंगे, तो इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्स, अगर रिजल्टेंट सारे फोर्स का मतलब नेट फोर्स, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द बॉडी, सारे फोर्स का रिजल्टेंट ऑल फोर्सेस ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पे 0 हो, ऑफ ए बॉडी इज 0, इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। ये बैलेंस फोर्स कहलाता है। जैसे यहाँ भी है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, इधर भी 4 फोर्स लग रहा है, लेकिन चारों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है। ये इधर है, ये इधर है, इस दोनों को कैंसिल कर दे रहा है, ये इधर लग रहा है, ये इधर लग रहा है, तो इस दोनों को कैंसिल कर दे रहा है। तो इफेक्टिव फोर्स या रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 है। तो ये फोर्स क्या कहला है, बैलेंस, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि बैलेंस फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस एनी इफेक्ट, बैलेंस फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस मोशन, ठीक है, मोशन नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, और मेक एन बॉडी स्टेशनरी, और किसी को स्टेशनरी भी नहीं कर सकता है। तो बैलेंस फोर्स कोई मोशन नहीं प्रोड्यूस कर सकता है या रेस्ट में किसी बॉडी को नहीं ला सकता है, ठीक है, और कीप ए बॉडी इन रेस्ट, और ब्रिंग अ बॉडी या कीप इन बॉडी इन रेस्ट, ठीक है।
ये कहा है बैलेंस फोर्स का, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि कुछ कर ही नहीं सकता है, शेप साइज बदल सकता है। आप अगर बैलून को दबाते रहते हैं, बलून को, तो एक बलून को जब दबाते हैं तो वो बलून इस तरह का रहता है कुछ, और उस बलून को दबाने पे ये देखिएगा इसका शेप बदल जाएगा। अगर स्फेरिकल होगा तो स्फेरिकल से एक ऐसा शेप हो जाता है जिसमें थोड़ा लंबा हो जाता है, ये उस शेप को ऑबलोंग शेप बोलते हैं। क्या शेप? ऑबलोंग, ठीक है। ऑबलोंग मतलब थोड़ा सा लंबा, ठीक है। कोई शेप है उसको आप अगर थोड़ा सा लंबा चौड़ा कर दे रहे हैं तो वो इलोंगेटेड जो लंबा शेप है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑबलोंग्ड शेप, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स मोशन तो नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, डायरेक्शन नहीं बदल सकता है, रेस्ट नहीं कर सकता है, बट बैलेंस फोर्स कैन चेंज, इट कैन चेंज शेप ऑफ अ बॉडी, शेप बदल सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका आटा का गूंदने वाला, वो भी एक एग्जांपल है शेप बदलने वाला का, पर वहाँ बैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है, वहाँ अनबैलेंस लग रहा है, पर वहाँ शेप बदल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम सिंपल से बात करें कि बैलेंस फोर्स में हम दोनों तरफ से बलून को दबाते रहते हैं, ऊपर से भी नीचे से भी, तो दोनों तरफ से फोर्स लगाने के बावजूद भी उसका शेप बदल जाता है, तो इट कैन चेंज शेप ऑफ ए बॉडी। तो बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है? शेप बदल सकता है। अब चलिए बात करते हैं अनबैलेंस फोर्स का। अनबैलेंस फोर्स क्या होगा? तो अनबैलेंस फोर्स इसका जस्ट उल्टा होगा, नाम से ही पता चला, अन लगा है मतलब नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स या नॉट बैलेंस फोर्स क्या होगा? तो इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज नॉट जीरो, इफ रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस वो जीरो नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कि वो फोर्स अनबैलेंस फोर्स इस पर लग रहा है, ठीक है। इसको कैसे हम लोग देखें? तो हम लोग जब भी कोई बॉडी मोशन में रहता है वहां पे हम लोग को फोर्स लगाना पड़ता है, वो अनबैलेंस ही होता है। सिंपल सा एग्जांपल आपको देता हूं मैं कि मान लीजिए कि आप चल रहे हैं, तो वहां भी आपको ऑफकोर्स आप जब चल रहे हैं तो आपका जो पैर है, ठीक है, आप अपना पैर को मूव कर रहे हैं, तो वहां भी एक फोर्स ग्रेविटी का लग रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, आपका जो वेट है वो, और आप एक फोर्स इधर लगा रहे हैं, और एक फोर्स जो है वो फ्रिक्शन का इधर भी लग रहा है, ठीक है, और इसका एक रिएक्शन भी लग रहा है। लेकिन जब आप ये वाला फोर्स, ये मान लीजिए 5 न्यूटन का है, ठीक है, फोर्स को नापते हैं न्यूटन में भी बता रहा हूँ, और ये उससे कम है 4 न्यूटन का है, तो आप इधर मोशन कर सकते हैं। इधर जो है ये कौन लग रहा है? तो ये लग रहा है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इधर, फ्रिक्शन हमेशा किधर लगता है? मोशन के अपोजिट, मोशन इधर हो रहा है तो फ्रिक्शन इधर, तो यहाँ पे मोशन हो रहा है। क्यों मोशन हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे एक जो बैलेंस्ड फोर्स था, उस बैलेंस फोर्स को ओवरकम करने के लिए जितना फोर्स चाहिए, उस बैलेंस फोर्स को खत्म करने के लिए जितना फोर्स चाहिए वो हम दे पा रहे हैं, ठीक है। तो जब सम टोटल पूरा फोर्स का सम टोटल यानी रिजल्टेंट जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होता है, तो उसको हम लोग अनबैलेंस फोर्स कहते हैं, ठीक है। और ये अनबैलेंस फोर्स कब होगा? जब हम अप्लाई करेंगे, व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स ग्रेटर देन फ्रिक्शन, अ फोर्स ग्रेटर देन फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से जब ज़्यादा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो वो फोर्स, वो बॉडी मूव करने लगेगा, ठीक है। अब इसका बहुत सारा एग्जांपल है आपके पास, इसमें तो था ही, टग ऑफ वार था या बलून वाला था, इसमें बहुत सारा एग्जांपल। जब हम साइकिल को मूवमेंट करते रहते हैं, ठीक है, तो राइडिंग अ बाइसिकल, जब राइडिंग बाइसिकल को राइड करते रहते हैं, चलाते रहते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग पैडल जो होता है उसको बार बार मूव करते रहते हैं, उससे फोर्स लगाना पड़ता है हमको, ठीक है, और उसके कारण वो मूव करता है, उसके कारण हमारा साइकिल भी मूव करता है। उसी तरह से मान लीजिए ये जो टग ऑफ वार था, जिसमें दो तरफ एक दूसरे को खींचते रहता है, उसमें एक तरफ अगर फोर्स ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो उस तरफ का खिलाड़ी इधर के खिलाड़ी को खींच लेगा। मान लीजिए इधर फोर्स ज़्यादा हो गया, इधर फोर्स कम, इधर 10 यूनिट हो गया, इधर 5 यूनिट, तो आराम से इधर वाला खींच लेगा, तो सारा गिर जाएगा। तो वो क्या है? अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अनबैलेंस्ड फोर्स ही, एक बात हम बोल सकते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स ही मोशन ला सकता है, ठीक है, और स्टॉप भी कर सकता है किसी बॉडी का, ठीक है। अगर अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं होता, ठीक है, तो क्या होता, ठीक है, उसके बारे में हम लोग अब बात करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ राइडिंग ऑफ बाइसिकल। यहाँ हम लोग एक पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट में क्या लिख देंगे कि अनबैलेंस्ड फोर्स कॉजेज मोशन, अनबैलेंस्ड फोर्स ही क्या कर सकता है? मोशन कर सकता है, और मोशन वाले बॉडी को रेस्ट में ला सकता है, मोशन वाले बॉडी को रेस्ट में ला सकता है, और ब्रिंग अ मूविंग बॉडी एट रेस्ट, मूविंग बॉडी को किस में ला सकता है? रेस्ट में। ओके, ये चीज़ तो समझ। अब ये कंफ्यूजन था, सालों तक कंफ्यूजन था कि क्या बॉडी को मूव करने के लिए, हमेशा मूव करते रहने के लिए उसको एक फोर्स चाहिए। तो आपको लग रहा होगा हाँ, अगर हम फुटबॉल को यहाँ पे, ये जो आप फुटबॉल का एग्जांपल लिए थे, तो उस फुटबॉल वाला में अगर हम छोड़ देंगे फुटबॉल को मारते हुए, तो वो थोड़ी देर के बाद आके रेस्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो आपको तो लग रहा होगा कि ओरिजिनल स्टेट जो किसी बॉडी का है वो क्या है? रेस्ट। तो आपको ऐसा लग सकता है कि ओरिजिनल स्टेट जो है किसी बॉडी का, ओरिजिनल स्टेट मतलब जिस स्टेट में बॉडी रहना चाहता है, ठीक है, ओरिजिनल स्टेट ऑफ ए बॉडी इज रेस्ट। पर क्या ये सही है? ठीक है, क्या रेस्ट ही ओरिजिनल स्टेट है? तो इस पे बहुत दिन तक लोग समझते थे कि ओरिजिनल स्टेट रेस्ट ही है। एंड फॉर मोशन, ठीक है, मोशन के लिए हमको एक फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। फॉर मोशन वी हैव टू अप्लाई एन अनबैलेंस्ड फोर्स, हमको क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा एन अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स को अप्लाई करना पड़ेगा। ये बहुत साल तक कन्फ्यूजन था, क्या ये सही है आप अगर पूछेंगे, ठीक
ठीक है, तो नहीं, ये गलत है। अगर मोशन यूनिफॉर्म हो, यानी यूनिफॉर्म करने का मतलब स्पीड ना बढ़े ना घटे, तो ये स्टेटमेंट गलत है। मोशन के लिए हमेशा फोर्स नहीं चाहिए। क्यों? तो इसको सेटिस्फाई किए थे, इस चीज़ को प्रूफ किए थे गैलीलियो थे, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, उनका एक्सपेरिमेंट, और उससे आप समझ जाएंगे कि ओरिजिनल बॉडी का जो ओरिजिनल स्टेट होता है वो रेस्ट नहीं होता है, ठीक है। और कि कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, मतलब इक्वल डिस्टेंस कर रहा है इक्वल टाइम में, तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है बाहर से एक फोर्स लगाने के लिए, उसका मोशन मेंटेन करने के लिए। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है गैलीलियो साहब का, उनका हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। और आप एक चीज़ समझ लीजिए कि नो बैलेंस फोर्स, ठीक है, इज रिक्वायर्ड फॉर मूवमेंट, ठीक है। कोई बॉडी के लिए अनबैलेंस फोर्स का जरूरत नहीं है, ठीक है, किस चीज़ के लिए? मूवमेंट के लिए। तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट आप पॉइंट लिख लीजिए, इसका प्रूफ और इसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नो अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड, कोई अनबैलेंस्ड फोर्स का जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसका वेरिफिकेशन हम लोग ऑफकोर्स नेक्स्ट लेक्चर में देखें। नो अनबैलेंस्ड फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब मूव कर रहा है, ठीक है, तो वो मूव करता ही रहेगा। आपके मन में आ सकता है ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो रुक जाता है, हम लोग देखते हैं। और कोई यूनिफॉर्म में भी जाता है तो रुक इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ पे एक फ्रिक्शन आता है, ठीक है। इट स्टॉप्स, या लिख सकते हैं यहाँ पे मूविंग बॉडी, ठीक है, इन आवर डेली लाइफ स्टॉप्स, हमारे डेली लाइफ में स्टॉप हो जाता है बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, किसी कारण फ्रिक्शन के कारण। फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स अपोजिट टू मोशन, ठीक है, बिकॉज ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अगेन एक दो बात और कर लेता हूँ जो मैंने लिखा नहीं है पर बता दिया। पहला बात कि फोर्स का डिफिनीशन अभी तक हम अच्छे से नहीं कर पाए हैं, वो हम लोग करेंगे, ठीक है। वो थर्ड लेक्चर में जब न्यूटन का फर्स्ट लॉ आएगा वही रियली में फोर्स का डिफिनीशन देता है। या आप अगर लिखना चाहे यहाँ पे अच्छे से तो लिख सकते हैं कि व्हाट इज फोर्स, तो फोर्स इज एन एजेंट, एक एजेंट है, ठीक है। एजेंट उसी तरह से जैसे कोई बेचने आता है कुछ काम करना है उसी तरह से, तो फोर्स इज एन एजेंट। इसके बारे में हम डिफिनीशन फर्स्ट लॉ देता है तो वहाँ देखेंगे, विच ब्रिंग अ मूविंग एट रेस्ट, मूविंग बॉडी को रेस्ट में लाया था। आपको इफेक्ट को मेंशन करना पड़ेगा थोड़ा लंबा बनाने के लिए, और कोई नहीं, पुश और पुल भी काफ़ी है पर 9th में आप तो थोड़ा सा लंबा लिखना ही पड़ेगा। विच ब्रिंग अ मूविंग बॉडी एट रेस्ट, और मेक अ बॉडी टू मूव, ठीक है, और मेक अ बॉडी टू मूव, और चेंज इज डायरेक्शन, दो ही काफ़ी होता है, रेस्ट और मोशन वाला। और ट्राइज टू डू इट, आपको ये लिखना पड़ेगा, ट्राइज टू डू इट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है या तो फोर्स कोई ऐसा चीज़ है, एक ऐसा एजेंट है, एक आदमी के रूप में मान सकते हैं, एक ऐसा आदमी है जो या तो किसी बॉडी को, मूविंग बॉडी को रेस्ट में ला सकता है, या रेस्ट वाले को मूव करा सकता है, या ऐसा ट्राई करता है। जैसे अगर दीवार को धकेलने वाला बात था, वहाँ पे हम लोग ट्राई किए थे कि इसको मूवमेंट ला दे, जो दीवार रेस्ट में था उसको ट्राई किए थे पर हो नहीं पाया था, तो वहाँ हम लोग पर ट्राई तो किए थे, वहाँ भी तो फोर्स अप्लाई हुआ था ना, तो फोर्स इसीलिए ट्राई करना या उसको कर देना, तो वही फोर्स कहलाता है। अगेन फोर्स किस तरह का है? तो फोर्स इज वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स इज वेक्टर। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि इस पास डायरेक्शन होता है तो इस पर वो सारा रूल लग जाएगा, मतलब पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो सकता है, ठीक है। इस पर सिंपल अलजेब्रिक रूल नहीं लग सकता है, ये सब मैंने मेजरमेंट में बताया हुआ है। अगेन इसका यूनिट क्या होता है? तो यूनिट इनका नाम पड़ा है न्यूटन साहब के नाम पे, ठीक है, न्यूटन अगेन, और इसका सिंबल होगा कैपिटल N। क्यों होता है न्यूटन? इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। इनका इतना कंट्रीब्यूशन ही है, ठीक है, कि इनके नाम पे देना ही था यूनिट। जैसे हम लोग पिछले लेक्चर में बहुत सारा कर चुके हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़े ही होंगे आप बहुत सारा, मोल के बारे में वगैरह वगैरह, तो उसी तरह से ऐसा है यहाँ का न्यूटन है इनका यूनिट। फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन, ऐसा यूनिट, ठीक है। और देखेंगे 1 न्यूटन क्या होता है, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पहला चीज़ ये देखेंगे कि ओरिजिनल स्टेट किसी बॉडी का क्या है, रेस्ट, और कैसे गैलीलियो प्रेरित हुए होंगे कि क्या रियली में बॉडी रेस्ट में रहना चाहता है या नहीं। क्योंकि आप लोग देखेंगे, अगर मैं थोड़ा सा और बात कर लूँ, अगर आप देखेंगे चारों तरफ हमारा बॉडी जो है, जितना सोलर सिस्टम है, वो सब हमेशा मूवमेंट ही करते रहते हैं, तो वहाँ पर कौन फोर्स धकेलने वाला है, ठीक है। ये सब खटकता था गैलीलियो को, और इसी कारण से वो एक थे ही, वो एस्ट्रोलॉजिस्ट थे ही, तो एस्ट्रोलॉजिस्ट होने के कारण उन्होंने इस पर सोचा, विचारा और एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया, जिससे दिखा दिया कि नहीं, देखो कोई भी बॉडी हमेशा मोशन में रहना चाहता है, वो फ्रिक्शन है जो उसको रेस्ट में लाता है। चलिए इस बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक्स फॉर